गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। स्पीति में बारिश जो चैप्टर है, इसके अंदर आपने पहले भाग में पढ़ा कि हिमाचल क्षेत्र के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। प्राचीन काल में यह भारत के साम्राज्यों का अनाम अंग थी। साम्राज्य टूटने के बाद ये आज़ाद हो गए। मध्य युग में यह लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, कुल्लू मंडल और ब्रिटिश भारत के अधीन थी। इस युग में भी यह एक स्वतंत्र क्षेत्र था और इसकी स्वायत्तता, स्वाधीनता जो थी, उसका कारण यहाँ का भूगोल माना गया है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहारक है। 1971 की जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है 7196 तथा क्षेत्रफल 12015 वर्ग किलोमीटर है। लाहौल के साथ जोड़कर यह क्षेत्र नापा गया है। लाहौल जो जिला है इसका, उसको जोड़ करके इसका क्षेत्रफल बताया गया है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति रहते हैं। लाहौल स्पीति का प्रशासन जैसे ब्रिटिश काल में था, वैसा ही स्वतंत्रता काल में भी रहा। यहाँ के लोग असिस्टेंट कमिश्नर नोनो को, जो स्थानीय शासक होता था, उसको अपना राजा मानते हैं। यदि राजा ने कहे तो दमयंती जी की रानी कह सकते हैं, अर्थात उसको हम ये कहें कि राजा, लोग तो उसको राजा मानते हैं, लेकिन यदि हम राजा न कह करके उसे एक प्रकार से असिस्टेंट जो कमिश्नर है, वो ब्रिटिश काल में जो नियुक्ति मिली थी, तो उसकी रानी हम उसको कह सकते हैं। आगे आज हम भाग 2 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। ब्रिटिश भारत जब अंग्रेजों का राज्य था, अन्य भारत में जो कानून थे वो यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। अर्थात उस समय पर जो रेजुलेशन पास हुआ था, कानून जो बना, एक प्रकार से प्रस्ताव जो पारित किया गया वो यही था कि यहाँ पर अन्य शेष भारत से अलग कानून लागू होता था और उसके अधीन क्या होता था बेटा, जो स्थानीय शासक था उसको ये अधिकार दिया गया था कि माल गुजारी इकट्ठा करना, अर्थात पैसे इकट्ठे करना, उगाही करना, और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमे जो होते थे, आमतौर पे जो आम लोगों में आपस में झगड़े होते थे, उनका फैसला करना उसके हाथ में होता था। स्थानीय शासक को ये ताकत दी गई थी। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उससे ऊपर के जो मामले होते थे, किसी भी तरह का मामला होता तो वह उसे कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। उन दिनों लाहौल स्पीति का जो वृत्तांत है, वर्णन है, वो कांगड़ा जिले के अंतर्गत आता है, जो कुल्लू तहसील में मिलता है। उस टाइम पे कुल्लू, जो बाद में मंडल बना दिया गया था, तहसील थी उनकी, तो उसमें इसका वर्णन मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग हिस्सा, अलग जिला बना दिया गया था। स्वराज्य के बाद, अपने राज्य के बाद में, ठीक है, जो आज़ादी की प्राप्ति के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत, ठीक है, पंजाब राज्य जो है उसके अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया था, जिसका केंद्र केलंग में है। ठीक है, 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना, अलग से राज्य बना, तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। ठीक है, जैसे पहले हरियाणा में ही
पंजाब में ही ये सभी शामिल थे। पूर्व जब अलग अलग राज्य बनते चले गए 1966 में, भारत ना हरियाणा जब अलग हुआ पंजाब से, तो हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना दिया गया और लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया था। ठीक है, यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम का मतलब मुश्किल है बेटा, जहाँ पहुँचना कठिन होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लाहौल स्पीति के बारे में पढ़ा आपने कि किस प्रकार से शुरुआत में जो हमारी आज़ादी से पहले यह किसके अधीन था, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, और वहाँ वायरलेस सेट के जरिए ही लोगों को आपस में बातचीत केवल संदेश भर भेजा जाता था। 170 मील आना जाना वसंत ऋतु में भी मुश्किल होता था और शीत ऋतु में तो बिल्कुल असंभव ही होता था बेटा। तो इसी प्रकार से जहाँ जनसंख्या लाहौल से भी कम है वहाँ की जनसंख्या, और वो बताई। उसके बाद ब्रिटिश राज में से भी भारत को जस का तस मिला था। यह अंग्रेजों को यह 1846 में जो कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था, और अंग्रेज इनके जरिए पश्चिम तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। ठीक है, 1847 में वे कांगड़ा जिले में शामिल हुए और इसी प्रकार से जो इनका बंटवारा होता चला गया। सबसे दुर्गम क्षेत्र है ये स्पीति। 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। उसकी जो स्थिति है उसके बारे में बताया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में जो कितने अंश पे कितने कोण पे उसका जो चित्र है, मानचित्र है, वो दर्शाया गया है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है, अर्थात चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से कैद है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है बेटा, 18,000 फीट है। औसतन ऊंचाई है वो 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर से में लद्दाख से अलग करते हैं। इसके चारों तरफ की जो सीमा रेखाएं हैं वो बताई है। पूर्व में तिब्बत लगता है, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख। ये अलग अलग जो है वो लगते हैं इसके चारों तरफ। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। इसकी जो मुख्य घाटी का नाम है वो स्पीति नदी की घाटी के नाम से है। स्पीति पश्चिम हिमालय से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। ठीक है, जो हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकल करके पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। ये स्पीति में इसका प्रवेश होता है। स्पीति में बहकर पुराने रामपुर शहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, प्रेम है, लगाव है। लेखक ने बताया है कि मैं इस नदी से अपार स्नेह करता हूँ। ठीक है, स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। स्पीति में केवल इसी नदी को वे जानते हैं। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। अर्थात ये सभी उन घाटियों के नाम हैं जो वहाँ पर पाई जाती हैं, लेकिन जो नदी है वो केवल स्पीति नदी को ही लेखक जानता है। पारा नदी भी है, फिर घाटी भी है, और स्पीति के अलावा पिन की घाटी भी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। उन्होंने जो वर्णन किया है कि अपने भाई के बारे में, कि मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है, सुनसान है। ये गहरी और वीरान माने सुनसान है। इसमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। अर्थात ये सभी घाटियाँ जो वह ऊपर वर्णन की गई हैं, पारा नदी के बारे में बताया, घाटी है, स्पीति के अलावा पिन की घाटी है, तो ये सभी हैं। ये जो हैं वो क्या है बेटा, क्या है, वीरान हैं और बीहड़ हैं, बहुत गहरी हैं। लेकिन शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है, वहाँ पर आबादी रहती है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही
रहे हैं। अर्थात किस प्रकार से इसका जो वर्णन ऊपर भी आया है तो वह किस प्रकार से आबाद है, तो हम ये देखते हैं। जबकि और जो घाटियां हैं उसमें कोई भी व्यक्ति न रहता है, न कोई आता है न जाता है। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, जो वहाँ के बारे में ऊपर वर्णन किया गया है। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अर्थात अचरज ये नहीं है, आश्चर्य हैरानी ये नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं। अचरज ये है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं, अर्थात वे कैसे अपना गुजारा करते हैं, किस प्रकार से वे अपना निवास स्थान बना रहे हैं वहाँ। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं, अर्थात जब इतनी मुश्किल है वहाँ पर, जीवन जो है वो इतना कठिन है, तो फिर लोग रहते क्यों हैं। जब भी मैं किसने, कृष्णनाथ ने, लेखक ने जब भी उसका वर्णन किया है तो लोगों की यही आवाज़ होती है, वो यही पूछते हैं कि आखिर लोग वहाँ रहते ही क्यों हैं। जब इतने कम लोग हैं तो ठीक है, उस बारे में कोई नहीं पूछता, लेकिन ये कहते हैं कि आखिर तब लोग वहाँ रहते ही क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। ये शेष दुनिया से इनका कोई संबंध नहीं होता है, आवागमन नहीं होता है, न कोई आता है वहाँ, न कोई जाता है। ठंड में ठिठुर रहे हैं, अर्थात वहाँ ठंड से ठिठुरते रहते हैं। सिर्फ एक फसल उगाते हैं। उनके बारे में बताया, देखना बेटा कि किन कठिनाइयों से वे जूझते हैं, कि ठंड में भी ठिठुरते रहते हैं, सिर्फ एक फसल होती है, लकड़ी भी नहीं है, और कि घर गरम रख सके, अर्थात घर को गरम रखने के लिए वहाँ लकड़ी भी नहीं पाई जाती है। व्यक्ति नहीं है फिर क्यों रहते हैं, अर्थात लकड़ी भी नहीं है और आपस के अंदर विचारों का मेल जोल भी नहीं है, फिर क्यों रहते हैं वो, अर्थात किसी भी प्रकार के विचार व्यक्त करने नहीं करते हैं वो, और न ही बताते हैं, न ही किसी से मिलते जुलते हैं, फिर क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अर्थात अपने धर्म की रक्षा हो उसके इसलिए रहते हैं। ये केवल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के लेखक ने प्रश्न किया है, क्या वे अपने धर्म की रक्षा के लिए रह रहे हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, अर्थात अपनी जन्मभूमि से इतना उनको लगाव है, इस कारण से रहते हैं, या मजबूरी में रहते हैं, या कोई हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है कि कहीं और जा नहीं सकते, अर्थात उन्हें कहीं और जाने की आज्ञा नहीं हो, ये भी मजबूरी हो सकती है। लेखक ने बताया कि फिर वो लोग रहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई तर्क दिया है। उन्होंने बताया है कि ये भी हो सकता है कि वे अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो, या अपनी मातृभूमि से लगाव हो, या फिर मजबूरी में कोई मजबूरी हो कि वे कहीं आ जा नहीं सकते, कहाँ जाए, या फिर और बातों के साथ साथ हुआ, यह सब कारण हैं, अर्थात या फिर और भी बातें हो सकती हैं जिनके कारण उनको वहाँ रहना पड़ रहा है। मैं नहीं जानता, लेखक कहता है कि मैं इन बातों को नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं कि हैं, और कोई तर्क नहीं रहे, अर्थात इसके बारे में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से कोई भी हो सकता है तर्क। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सके, स्फीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते, अर्थात तर्क दे करके, अनेक तरह के विचार व्यक्त करके हम किसी चीज़ को, किसी बात को सिद्ध तो कर सकते हैं, परंतु स्फीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। अर्थात स्फीति में जो लोग रह रहे हैं वे किस कारण से रह रहे हैं, इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते तर्क के माध्यम से। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों, तर्क से हम इतना लगाव क्यों रखें। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क हैं, तर्क से परे हैं, अर्थात ये तर्क से दूर हैं। संसार और निर्वाण, अर्थात संसार का निर्माण हो रहा है और इसका संहार होना, इसका निवारण करना, ये सभी चीज़ें अतर्क हैं, तर्क से रहित हैं, दूर की बातें हैं। ठीक है, इस बारे में हम तर्क नहीं सोच सकते, नहीं बता सकते, नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से ये तर्क न करने योग्य जो होती है बातें, उससे बताया है कि ये सभी तर्क
हम अमाननीय करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनके पीछे पता नहीं उनकी क्या मजबूरी हो सकती है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है, अर्थात उन्होंने थोड़ा सा जो परिचय दिया है वो वहाँ के पहाड़ों के बारे में भी बताया है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। स्पीति के पहाड़ जो हैं लाहौल जो जिला है उनका उससे ज़्यादा ऊंचे भी हैं। नंगे का मतलब वहाँ पर कोई पेड़ पौधे बहुत ही कम हैं, और भव्य माने सुंदर भी हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है, दर्द भरी आवाज़ है इनके सिरों पर। इनके सिर का मतलब है जो पहाड़ हैं उनकी चोटियों के ऊपर यहाँ के नर और नारियां, जो पुरुष और स्त्रियां थी, उनका दर्द भरी आवाज़ जमी हुई है। शिव का अट्टहास नहीं है, शिव का मजाक नहीं है, वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का नृत्य नहीं है। हिम का आर्तनाद है, हिम माने बर्फ, बर्फ की जो दर्द भरी आवाज़ है वो है। ठिठुरन है, गलन है, व्यथ्या है, अर्थात बर्फ का वहाँ जमावड़ा है, दर्द भरी आवाज़ है, ठिठुरन है, 24 घंटे वहाँ ठिठुरते रहते हैं लोग वे, और गलन का मतलब गलती हुई, नमी है वहाँ पर, और व्यथ्या माने पीड़ा है। तो इसी प्रकार से क्या कहा है कि वहाँ पर नर और नारियां अपने दर्द भरी आवाज़ में उन पहाड़ों पर आज भी जो थोड़ा बहुत हमें महसूस होता है वे जमे हुए हैं। वहाँ दर्द भरी आवाज़ उनकी सुनाई देती है, और शिव का अट्टहास नहीं है, शिव का मजाक नहीं है, तांडव नहीं है, शिव का नाच गाना नहीं है। तो वहाँ है बर्फ की दर्द भरी आवाज़, ठिठुरन है, गलन माने नमी होना, और व्यथ्या माने पीड़ा है। इस व्यथ्या की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बकस सकते हैं। अर्थात जो सुंदरता को जो निहारते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, इंचों में भी माप देते हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बकस सकते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। स्पीति जो है वो मध्य हिमालय जो पर्वत है उसके मध्य की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर वह सब हिमालय नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो बताया ये खेल कूद के बारे में, स्केटिंग की जाती है, ठीक है, बर्फ़ की में दौड़ होती है, स्केटिंग करना, ठीक है, और बाद में सौंदर्य प्रतियोगिताएं वहाँ होती हैं, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली आदि शहर हैं, ये वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलवा है, तलवा का मतलब नीचे, जैसे हमारे शरीर के नीचे का हिस्सा पैर के नीचे तलवा होता है, उसी प्रकार बताया है बेटा। तो यहाँ क्या बताया है कि केवल हिमालय की घाटी है ये, और हिमालय की घाटी के साथ साथ घाटी में भी उसका हिमालय का तलवा बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, हिमालय सारा उससे ऊपर रह जाता है। शिवालिक या पीर पंचाल या कुछ ही ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है। अर्थात वहाँ शिवालिक और पीर पंचाल जो बताया ये सभी ऐसा ही कुछ उसका नाम है जो तलहटी है। रोहतांग जोर के पार मध्य हिमालय है, उसके जब हम पार चले जाएंगे, रोहतांग दर्रा जो आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी आए हैं बेटा, वो जो हिमालय मध्य हिमालय है वहाँ, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं, और इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई जो है वो 10,535 फीट है। लाहौल की जो समुद्र की सतह है उससे ऊंचाई बताई है 10,535 फीट। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है ही। तो इसी प्रकार से ये बताया कि कनिंघम ने जो आंकड़ा बताया है वो है समुद्र की सतह से उसकी ऊंचाई लाहौल की तो 10,535 और स्पीति उससे भी ऊंची 12,986 फीट है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए है उनमें से
उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। अर्थात बारालाचा श्रेणियों के नाम से ही उन्हें जाना जाता है। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। जो पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय के अंदर उसके बारे में बताया। मध्य हिमालय में दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी के नाम से जानी जाती है। तो इसी प्रकार से ये बताया कि मध्य हिमालय में जो श्रेणियां हैं उसमें बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान और लगभग जो बताया है 16,221 से लेकर 16,500 के बीच में। इस पर्वत श्रेणी में दो जो चोटियां वो 21,000 से भी ऊंची बताई गई है। तो ये जो भाग 2 है बेटा यहाँ पूरा होता है आपका। इस आधार पे आप प्रश्न नोट करेंगे। पहला प्रश्न है 1846 में अंग्रेजों को लाहौल स्पीति का राज्य किस राजा से प्राप्त हुआ था? 1846 में अंग्रेजों को लाहौल स्पीति का राज्य किस राजा से प्राप्त हुआ था? उसका नाम बताना है। अगला प्रश्न है 1847 में अंग्रेज शासकों ने इसको किस जिले के साथ जोड़ दिया था? ठीक है, 46 में तो उसको किसी राजा से प्राप्त किया था और 47 में इसको किसी जिले के साथ अंग्रेजों ने जोड़ा था। अगला प्रश्न 1875 में यहाँ के प्रशासन के अधिकार किसे दिए गए थे? 1875 में यहाँ के प्रशासन के अधिकार किसे दिए गए थे? अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश अलग राज्य कब बना था? हिमाचल प्रदेश अलग जो राज्य है वो कब बना था? आगे है केलंग से स्पीति में संदेश कैसे भेजे जाते थे? केलंग से स्पीति में जो संदेश है वो कैसे भेजे जाते थे? स्पीति समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? ठीक है, स्पीति समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? अगला प्रश्न है लेखक को किस बात का अचरज है? लेखक को किस बात का अचरज है? और अगला प्रश्न है स्पीति के पूर्व में कौन सा देश है? स्पीति के पूर्व में कौन सा देश है? तो ये प्रश्न बेटा आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं इस यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा।